नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है? हमने देखा था कि जब हम एक ग्लास रॉड को जब हम पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इस ग्लास रॉड पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और इक्वल नंबर में नेगेटिव चार्जेस इस सिल्क क्लॉथ पर डेवलप हो जाते हैं। हमने देखा कि अगर हम एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं उसको हमने वुल से रब किया। रब करने के बाद क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रीफाइड हो गए तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए और वुल पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए। इक्वल नंबर में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज करता है, कैसे डिसाइड होता है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और सिल्क पे नेगेटिव चार्जेस, या फिर प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे या वुल पर पॉजिटिव चार्जेस। इसके लिए वेरियस ऑब्जेक्ट्स को लेकर के नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और एक सीरीज बनाई गई, जिस सीरीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के नाम से जानते हैं। सीरीज में टॉप में उन ऑब्जेक्ट्स को रखा गया जो रब करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब उनको हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रखा गया विच हैव वीक होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। वीक होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे या इलेक्ट्रॉन्स को देना प्रेफर करेंगे। और बॉटम्स में उन ऑब्जेक्ट्स को रखा गया जो रब करने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो रहे थे। दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके एटम्स में, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इस सीरीज के टॉप में रखे गए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ही अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको लूज कर देते हैं। जिस मटेरियल से इनको रब किया जाता है उस मटेरियल को ये ट्रांसफर कर देते हैं। बॉटम में जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं सीरीज में, उनके जो एटम्स हैं, उन मटेरियल्स के जो एटम्स हैं, उन एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है। टाइटली बाउंडेड होने का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड है, जिसका मतलब है कि वो अपने शेल को छोड़ करके इजीली बाहर नहीं आ सकते। ये इलेक्ट्रॉन लूज करना ना पसंद करके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करें ये ऑब्जेक्ट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया ऑब्जेक्ट का कि टॉप पे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और बॉटम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पे ग्लास है और रबर है। अगर हम ग्लास और रबर को रब करेंगे तो क्योंकि ग्लास इस सीरीज में टॉप में आता है, इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद पॉजिटिवली चार्ज होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ट्रांसफर कर देगा रबर को। तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और रबर पे इक्वल नंबर में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, यूनिवर्स में सभी सब्सटेंसेस मैटर से बनी है और मैटर एटम से बना है। और हमें पता है कि एटम्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स या हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। We very well know that neutron is neutral and it has no charge. So एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिवॉल्व करता है। अब हम एक सब्सटेंस कंसिडर करते हैं। ये एक सब्सटेंस है, ये मैटर से बना है, मैटर मॉलिक्यूल से बने हैं और मॉलिक्यूल एटम से बने हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इस एटम पर अगर हम चार्ज की बात करें तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 10⁻⁻19 कूलम और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव ऑफ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है इस एटम में, चार्ज इस पूरे एटम पे कितना, टोटल चार्ज क्या होगा इस एटम पर, -2 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2e प्लस 2e, सेम होता है। टोटल चार्ज क्या आता है 0। एक एटम पे टोटल चार्ज क्या है 0 है, या हम कह सकते हैं एटम क्या है न्यूट्रल है। जब हर एक एटम न्यूट्रल है तो क्या ये पूरा का पूरा सब्सटेंस न्यूट्रल नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं कि ये एक सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है ये जिस भी मैटर से बना है, ये सब्सटेंस इन बल्क अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यही कहता है कि मैटर इन बल्क इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरीके से यूनिवर्स में हर एक मैटर क्या है न्यूट्रल है, या पूरा का पूरा यूनिवर्स भी न्यूट्रल है एज पर दिस थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अब हम इस चीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे 2 ऑब्जेक्ट्स को जब हम रब करते हैं तो चार्जेस का ट्रांसफर होता है। ये तो हमने देख लिया कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, या फिर लूज इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है रब करने के बाद, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन बेसिकली एनर्जी है। कोई भी सब्सटेंस है, माना कि ये सब्सटेंस है या मैटर है, इस मैटर के सरफेस पे जो एटम्स होंगे, इन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही इस मैटर की वर्क फंक्शन कहलाती है। किसी भी मैटर के सरफेस पे जो एटम्स हैं, उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाती है इस मैटर की। जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, जैसे कि ये ग्लास रॉड लिया हमने और ये सिल्क है, जब हमने इन दोनों को रब किया, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ सिल्क को। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और सिल्क पर नेगेटिव चार्जेस आ गए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होने से इस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या होता है कि जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, ग्लास रॉड को और सिल्क को रब करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से इनके बीच में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ग्लास रॉड के सरफेस पे जो एटम्स है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क को। तो ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन यही लूज करता है, सिल्क क्यों नहीं लूज करता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ग्लास रॉड के सरफेस एटम्स जो है, उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड हैं, इसलिए वो इजीली या थोड़ी सी एनर्जी में, हम कह सकते हैं कम एनर्जी में ही इस शेल को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, सरफेस में या मटेरियल पे मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे, जिससे कि वो कांटेक्ट में आने के बाद सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर हो जाएंगे। जबकि सिल्क क्लॉथ के सरफेस पर जो एटम्स हैं, उस एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, यानी कि वो इजिली थोड़ी सी एनर्जी या कम एनर्जी में बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो बहुत ही कम एनर्जी होती है उस कंपेरेटिवली, क्योंकि वर्क फंक्शन ग्लास रॉड का कम है सिल्क के कंपैरिजन में, इसलिए ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर आ जाएंगे और वो सिल्क को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये अगर हम प्लास्टिक रॉड का केस देखें, तो हमने प्लास्टिक रॉड को जब वुल से रब किया, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे और वुल पर पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक रॉड जिस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल का वर्क फंक्शन वुल के कंपैरिजन में
वर्क फंक्शन हाई है और वुल का वर्क फंक्शन, वुल जिस मटेरियल से बना है उसका वर्क फंक्शन लोअर। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो फ्रिक्शन की ड्यू टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। जिस ऑब्जेक्ट के मटेरियल की वर्क फंक्शन कम होगी वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज आउट कर देगा और उन मटेरियल्स को जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा है कंपैरेटिवली उसको ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस डेवलप होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ये टेम्परेरी चार्जेस हैं, ये परमानेंट चार्जेस नहीं है, ये टेम्परेरी चार्जेस हैं। अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वापस एक पास लेकर के आएंगे, दोनों ही चार्ज ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क लो, तो वापस से इन दोनों पे टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये न्यूट्रल हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डज द चार्ज अफेक्ट द मास। क्या चार्जिंग के प्रोसेस में, फ्रिक्शन की ड्यू टू चार्जिंग के प्रोसेस में जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं मासेस पे, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पे कुछ असर पड़ता है? जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करते हैं बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम चार्ज करते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के मास जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लास्टिक रॉड है और ये वुल है, जब हमने इसको रब किया तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो गए। प्लास्टिक इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और वुल इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। चार्ज के साथ साथ यहाँ पे मासेस भी इफेक्ट होते हैं। क्यों इफेक्ट होते हैं? ट्रांसफर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, वुल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं प्लास्टिक को। मास, इलेक्ट्रॉन का मास एक फाइनाइट वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियसली उतने ही मासेस भी ट्रांसफर होंगे। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, इन दोनों को हमने आपस में रब किया तो सपोज ए पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए और बी पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए। बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, मासेस का भी ट्रांसफर हुआ है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, लूजेस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसलिए इसने मास लूज किया है। रब करने के बाद इस बॉडी ए का मास जो है वो पहले की कंपैरिजन में स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा और इसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। चार्जिंग के प्रोसेस में चार्ज और मास दोनों ही ट्रांसफर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए से अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, 5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने मास का भी ट्रांसफर हुआ है, जो कि 5 इंटू 9.1 10⁻⁻31 kg, इतना मास ट्रांसफर हुआ है चार्जिंग के केस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देते हैं या इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। सपोज ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। कंडक्टर्स में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का या गुड कंडक्टर होता है, जबकि इंसुलेटर्स में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं और ये अपने थ्रू यानी कि इस सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है या अपोज करता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, दीज सब्सटेंसेस ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो कंडक्टर्स का एग्जांपल है मेटल्स, ह्यूमन, एसिड्स, और इंसुलेटर का एग्जांपल है प्लास्टिक, वुड, वुल एक्सेट्रा। सो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि कंडक्टर्स के एटम्स जो होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है इवन रूम टेम्परेचर पर भी वो फ्रीली मटेरियल में मूव कर सकते हैं। जबकि इंसुलेटर के केस में जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं, में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर्स नहीं पाए। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में
कंडक्टर को जब हम कोई चार्ज देते हैं, सपोज ये कंडक्टर है, इसको जब हम कोई चार्ज देते हैं बाय सम मीनिंग, तो वो चार्ज इस कंडक्टर के एंटायर सरफेस पर रेडिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस कंडक्टर के पूरे सरफेस पे। और अगर कंडक्टर का सरफेस स्मूथ है और रेगुलर है, जैसे कि ये स्फीयर है, तो चार्जेस एक दूसरे को पुश आउट करके या फिर रिपेल करके कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी या रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी कि वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो, जिसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहेंगे। वहीं अगर इंसुलेटर पे हमने कोई चार्ज दिया, ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है, इस पे हमने कोई चार्ज दिया, तो हमने जहां पर चार्ज दिया, अगर सपोज हम एक चार्जिंग बॉडी इसके नियर बाय लेकर आए जिस पर नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस यहीं पे रहेंगे, ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जिस लोकेशन पे हमने इसको चार्ज किया है उसी लोकेशन पे ये सिचुएटेड रहेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दे रखा है, कैन वी इलेक्ट्रीफाई अ मेटल रॉड बाय रबिंग इट वाइल होल्डिंग इट इन आवर हैंड। क्या हम किसी मेटल रॉड को, ये एक मेटल रॉड है, इसको हमें इलेक्ट्रीफाई करना है किसी सब्सटेंस से रब करके। ध्यान रखना, यहाँ मेटल रॉड लिखा है, ये इंसुलेटर नहीं है, ये एक मेटल रॉड है। सपोज इसको हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बी से रब करते हैं। कैन वी इलेक्ट्रीफाई अ मेटल रॉड बाय रबिंग इट वाइल होल्डिंग इट इन आवर हैंड। अगर इसको हमने अपने हाथों से पकड़ रखा है और हम इसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो रब करने के बाद क्या ये चार्ज हो पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब हम इसको रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें चार्जेस तो डेवलप होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे। लेकिन क्योंकि ये मेटल रॉड है और हमारा हाथ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, सो इस पे जो भी चार्जेस हैं डेवलप होंगे, सपोज कि नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, वो सभी के सभी नेगेटिव चार्जेस हमारे हैंड के थ्रू अर्थ को ट्रांसफर हो जाएंगे। और अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो सारे के सारे चार्जेस को ले लेगा। सो मेटल रॉड वापस से न्यूट्रल हो जाएगा और इससे हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें मेटल रॉड को या किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना है, तो हमें उसको किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से होल्ड करना होगा। डायरेक्टली इस मेटल को टच ना करके हमें किसी इंसुलेटर के थ्रू इसको पकड़ना होगा, तब हम इसको चार्ज कर पाएंगे। So our next topic is electrostatic induction. Electrostatic induction is the phenomenon of temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of a nearby charged body. सबसे पहले देखना, ये एक टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू जिस भी बॉडी को चार्ज करेंगे, वो बॉडी परमानेंटली चार्ज नहीं होगी, वो टेम्पररी चार्ज होगी। सो बेसिकली डेफिनेशन कह रहा है कि जब हम किसी कंडक्टर को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं, उसके दोनों ही फेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर रहे होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के नियर बाय हम चार्जिंग बॉडी को लेकर आते हैं। सो ये मेटल है, तो जो भी चार्जेस पर इंड्यूस्ड होंगे, वो चार्जेस अब यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड ना लगाएं, तो वो चार्जेस डायरेक्ट ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हम इसे चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रखा है। यहाँ हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को लेकर आए जिस पर पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। और ये क्यों डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। और ये क्यों डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स। अब इंडक्शन प्रोसेस है, हमें दो मेटल स्फीयर्स को चार्ज करना है। सपोज ये दो मेटल स्फीयर्स हैं जो हमें दी गई हैं, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रखा है। ये स्टेप 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको चार्ज करना है, अभी ये न्यूट्रल है और हमने इसको कांटेक्ट में रख रखा है। इन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को लेकर आए जिस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ग्लास रॉड। जब हम इस ग्लास रॉड को
इस स्फीयर के नजदीक लेकर आएंगे। इस स्फीयर पे जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर के इस फेस पर इकट्ठे हो जाएंगे या कलेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस स्फीयर के और इस स्फीयर के वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होकर के इस स्फीयर के फार्दर फेस पर इकट्ठे हो जाएंगे। यानी अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस रॉड से हम इनको चार्ज कर रहे हैं उस रॉड को बिना मूव किए हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। इन दोनों ही मेटल स्फीयर को हमने सेपरेट कर दिया और ग्लास रॉड अभी भी वही है। मेटल ए पर नेगेटिव चार्ज है और मेटल बी पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं और इस पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस ग्लास रॉड को हटा दिया। जैसे ही हम ग्लास रॉड को हटाएंगे अब ये चार्जेस जो हैं इस मेटल ए स्फीयर पे किसी भी तरह के फोर्स के इफेक्ट में नहीं है, यानी कि इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस मेटल के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगी। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि जब हमने इस ग्लास रॉड को इसके पास लेकर आए तो जो नेगेटिव चार्जेस ये अट्रैक्ट कर रहा है या जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन दोनों ही स्फीयर्स के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये बिल्डअप होते जाएंगे एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच का और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का आना यहाँ पर इकट्ठा होना रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। सो चार्जेस तो इंड्यूस हो गए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट जब हम इन दोनों को और भी ज्यादा सेपरेट कर देंगे तो अब ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट से काफी दूर होंगी, एक दूसरे पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं अप्लाई करेंगी। चार्जेस इनमें है, ये चार्जेस क्या करेंगे, खुद को रीअरेंज करके या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ए बी दो स्फीयर्स मिल गए, मेटल स्फीयर ए एंड मेटल स्फीयर बी। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस मेथड से हम किसी भी दो मेटल स्फीयर्स को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें एक सिंगल स्फीयर चार्ज करना है, एक सिंगल मेटल स्फीयर को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। सपोज हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है इस मेटल स्फीयर को, तो क्योंकि हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है यानी हमें इस पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इसके पास हम एक प्लास्टिक रॉड लेकर के आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है। प्लास्टिक रॉड लेकर आएंगे और ये नेगेटिव चार्जेस इसके पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्जेस इसके फार्दर फेस पर बिल्डअप हो जाएंगे। यहाँ भी हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रखा है क्योंकि हमें अब इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी हमें इस पे से नेगेटिव चार्ज को हटाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड को हम ऐसे ही रखेंगे और इस बार हम इस मेटल स्फीयर के या फार्दर फेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। वो फेस जिस पर नेगेटिव चार्जेस बिल्डअप हुए हैं इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारे के सारे चार्जेस ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएंगे और अब ये बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है कुछ इस तरीके से। ये प्लास्टिक रॉड है, क्योंकि अभी ये चार्जेस जो हैं इस प्लास्टिक रॉड के नेगेटिव चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इफेक्ट में है। जब हम इस प्लास्टिक रॉड को यहाँ से हटा देंगे तब इन चार्जेस पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा होगा, तब ये चार्जेस खुद को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अरेंज हो जाएंगी और हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर मिल जाएगा। सो इस मेथड से हम एक सिंगल स्फीयर को अगर हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना हो तो इस मेथड से करेंगे।